नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, जो नेक्स्ट हमने जो पार्ट पढ़ा था वो शब्द रचना से चल रहा था और हमने हेडिंग डलवा के छोड़ी थी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसी के तहत आगे चर्चा करते हैं और इसी में बात करते हैं और उसके आगे फिर देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे और फिर अपनी कक्षा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो साथियों, आते हैं सीधा टॉपिक पर, बात करते हैं कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसकी लिखेंगे, सीधी सीधी परिभाषा लिखेंगे कि वे संख्या जो, यानी कि वे संज्ञा जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं, उन्हें क्या कहती हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, सीधी सी बात है, वे संज्ञा जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लो, जैसे कि खाने पीने की चीज में देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे खाने पीने की चीज में देखो कौन कौन सी आ जाती हैं। जैसे कि देखो, तेल हुआ, ठीक, तेल हुआ, और पानी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, ये सब किसमें आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। और एक चीज हमेशा एक नोट डाल के लिख लेना कि यानी कि खाने पीने की चीज होती है, ठीक, यानी कि जिसकी गिनती ना की जा सके, यानी कि जिसकी गिनती ना की जा सके, यानी जिनकी गिनती ना की जा सके, वो जो संज्ञा होती है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, और देखो खाने पीने की चीज हो गई, और देख लो, और आता है जैसे खनिज में, खनिज और धातुओं में, खनिज और धातुओं में, तो खनिज और धातुओं में देखो जैसे क्या होता है, जैसे लोहा, ठीक, सोना, चांदी, तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं खनिज और धातुओं में। तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है? और सीधी सी बात होती है, यानी जिसकी गिनती ना की जा सके वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और यानी कि जो तरल अवस्था में हो और जो जमीन से निकाले गए हो, तरल अवस्था में हो या जमीन से जिन्हें निकाला गया हो, तो वो कौन कौन सी होती है? वो ये होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं समूहवाचक या नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक। देखो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है? सीधा सीधा देखो, इसी के जो शब्दों में ही अर्थ निकल रहा है, इसी के शब्दों में ही अर्थ निकल रहा है, वो निकल रहा है कि समूहवाचक या समुदायवाचक किन्हें कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा यानी कि जो संज्ञा समूह का बोध कराती है, जो संज्ञा समूह का बोध कराती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
सीधी सी बात हो गई, क्या हो गई कि यानी जो संज्ञा समूह का बोध कराएंगे वो कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा ही होती है। अब जैसे उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण कौन से हो सकते, इसके उदाहरण हो सकते जैसे भीड़, ठीक, गिरोह, भीड़ और गिरोह, ठीक, सभा, ठीक, परिवार, गुच्छा और पुंज, पुलिस, सेना, टुकड़ी, ठीक, और कक्षा, संसद, और क्या आ जाएंगे इसमें, तो ये देख लो, यानी कि जहां पे, सीधी सी बात है, जहां पे तुम्हें ये लगे कि इस शब्द में कहीं ना कहीं पूरे समूह का वर्णन किया गया है, जहां पूरे समूह का वर्णन किया गया है, तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, वहां पे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज, यानी कि और एक चीज इसमें क्या होता है कि इसकी गिनती की जा सकती है, यानी कि इसकी नोट में लिख लो, इसकी गिनती की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, क्योंकि इनकी गिनती की जा सकती है, और ये समूहवाचक या समुदायवाचक होते हैं, और इन्हीं में क्या आते हैं, इन्हीं में यानी कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो निश्चित संख्यावाचक जैसे हमने कह दिया कि 10 लोग वहां पे थे, तो वहां पे क्या है कि यानी कि निश्चित संख्यावाचक है ना, और अगर हमने कह दिया कि वहां पे बहुत लोग थे, तो वहां पे बहुत लोग थे, अनिश्चित संख्या हो गई ना, जिसका मुझे कोई भी पता नहीं कि वहां 10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। देखो बात सीधी सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित कितने तरीके से किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है कि कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। कौन कौन से, नंबर एक आएगा विशेषण से, नंबर दूसरा आएगा किससे, क्रिया से, और नंबर 3 जो होगा वो किससे होगा, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। नंबर 4 जो होगा वो किससे होगा, सर्वनाम से। नंबर 5 जो होगा वो किससे होगा, वो होगा अव्यय से। यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित 5 तरीके से किया जा सकता है। कौन से, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। ठीक, सर्वनाम और अव्यय से। अब हेडिंग पहली डाल देंगे कि विशेषण से, यानी कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, तो देखो विशेषण, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। अब हेडिंग हमने क्या डाली, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो ये जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।